वो एक क्लोज लूप है, और क्लोज लूप से अगर अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर अटैच है और एक मैग्नेट को पास में और दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। वही अगर क्लोज लूप है, अगर गैल्वेनोमीटर अटैच है और मैग्नेट है वो रेस्ट में है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। डिफ्लेक्शन जीरो, यहाँ पे अपन कहेंगे कि नो डिफ्लेक्शन। इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। इसमें भी डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे जब मैग्नेट मूव करता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है, जब मैग्नेट रेस्ट में है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसका अगर कंक्लूजन अपन देखें, इसका रिजल्ट अगर देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी EMI के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वेरिएबल फ्लक्स है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट अ कांस्टेंट फ्लक्स। मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लक्स का वेरी करना जरूरी है, फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट में अपन कहेंगे कि फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरिएबल फ्लक्स is responsible variable flux is responsible, not a flux। वेरिएबल फ्लक्स का होना जरूरी है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट 2, और वो क्या है, ये जैसे एक सर्कुलर कोयल है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इस कोयल और मैग्नेट दोनों को बेटा सेम वेलोसिटी से अगर मोशन करवाए तो उस केस में इंड्यूस या डिफ्लेक्शन है वो जीरो होगा, नो डिफ्लेक्शन। एक क्लोज लूप है और एक मैग्नेट है, दोनों बेटा v स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा। अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें अगर अपन कह रहे कि v इस डायरेक्शन में और ये बेटा v से इस डायरेक्शन में, तो अपन कहेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका अगर कंक्लूजन अपन देखें तो कंक्लूजन क्या कहता है, रिजल्ट क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि फॉर EMI रिलेटिव मोशन इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट अ मोशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए नॉट मतलब मैग्नेट और कोयल के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन करता है तो उस केस में कोई भी फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी अपन कह रहे कि EMF है वो इंड्यूस नहीं होगा, और EMF इंड्यूस नहीं होगा तो अपन कहेंगे करंट है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं फॉर EMI रिलेटिव मोशन is responsible for electromagnetic induction, relative motion is responsible, not a motion। केवल मोशन का होना जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन होगा तभी जाके EMI है वो इंड्यूस होगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे। वैसे तो नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडेज ने परफॉर्म किए, बट उसमें से ये दो एक्सपेरिमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने अपना लॉ दिया, फैराडेज लॉ। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फैराडेज लॉ क्या है। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ
फेराडेज लॉ में अपन कहेंगे कि whenever the magnetic flux linked with the closed loop, it changes, then EMF will induce whenever the magnetic flux linked with the closed loop is changes, then EMF will induce, and when it remains so last till the flux is changing, ये तब तक रहेगा जब तक अपन कह रहे कि फ्लक्स चेंज होता है. If the is closed loop is closed, then some current will flow, which is called induced current, the rate of induced EMF, the induced EMF is directly proportional, to the rate of change of magnetic flux the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux per unit time. मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, अगर एवरेज ईएमएफ की बात करें, वो होगा बेटा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और एवरेज जो इंड्यूस फील्ड है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा. ये बेटा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है. माइनस साइन, नेगेटिव साइन shows the Lenz law. नेगेटिव साइन shows the Lenz law. अभी Lenz law क्या है उसको अपन आगे देखेंगे. नेगेटिव साइन Lenz law को शो करता है, और अगर अपन कह रहे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो उस केस में रेट ऑफ या चेंज इन फ्लक्स है वो भी वेरी स्मॉल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये बेटा माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी है. और जब एवरेज है
लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होगा। मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर अपन देखें तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स को अपन ने डिफाइन किया था मैग्नेटिज्म में। अभी वापस एक बार इसको डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है। फ्लक्स को हम ये कह सकते हैं बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड एरिया, वो फ्लक्स है। और फ्लक्स को सिंपल अपन कह सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर बेटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा बेटा, ये फ्लक्स है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बेटा होगा माइनस डी बाई डी टी, ये अपने पास बी ए कॉस थीटा। अब बेटा फ्लक्स किन किन चीज़ों से चेंज हो सकता है, तो अपन कह रहे कि या तो फील्ड को चेंज करे तब फ्लक्स चेंज हो सकता है, या एरिया को चेंज करे तब फ्लक्स चेंज हो सकता है, या थीटा को चेंज करे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। फ्लक्स चेंज के लिए हाँ सर। रेस्पॉन्सिबल एक तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या एरिया को अपन चेंज करें तो हो सकता है, या उनके बीच का जो ओरिएंटेशन है, एंगल है थीटा, वो अगर चेंज करे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। और उस केस में अगर तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ईएमएफ क्या होगा बेटा, इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर बी चेंज हो रहा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, एरिया अगर चेंज हो रहा तब भी इंड्यूस होगा, थीटा चेंज हो रहा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी देखो यहाँ पे बेसिकली ईएमएफ जो है वो है क्या, ईएमएफ एक टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बट हमने उसको पोटेंशियल नहीं कहा, हमने उसको ईएमएफ कहा। तो ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ का फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है या क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी एक टाइप का क्या बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। बट हमने सर ये तो वर्क डन होता है ना। हाँ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी वर्क डन होता है। और अच्छा हाँ हाँ। एक टाइप का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, नाम तो फोर्स है बट बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बट हमने इसको ईएमएफ कहा, हमने हाँ। इसको वोल्टेज नहीं कहा। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस है, काम दोनों का सेम है। दोनों चार्ज को मूव करने में अपन कह रहे कि काम करते हैं, चार्ज को मूव करने के लिए का काम करते हैं। बट अपन कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट इसका वोल्ट है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट है। क्या डिफरेंस है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो देखो अपन कहेंगे कि जब भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डिफाइन किया था कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन अच्छा। पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हमने पोटेंशियल हाँ डिफरेंस कहा था, उसको हमने वोल्टेज कहा था। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो जो वर्क डन होगा उसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। जैसे हमने एक सेल के अंदर ईएमएफ डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि सेल का ईएमएफ कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या था, तो सेल के अंदर केमिकल फोर्स है, वो चार्ज को मूव करने का काम करता है, और केमिकल फोर्स नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन है उसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन कर, यहाँ पर भी बेटा वर्क क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दैट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो हमने मैकेनिकल वर्क किया, और वो मैकेनिकल वर्क चार्ज को मोशन करने का काम कर रहा है, तो उसको अपन हाँ सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन ये कह सकते हैं द वर्क डन, द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स,
The work done by non-electric force is stored in the form of the work done by non-electric force is stored in the form of EMF बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा, उसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने कहा माइनस d∅/dt के इक्वल है, तो करंट इन अ लूप, अगर लूप क्लोज है तो इंड्यूस करंट क्या होगा वो बेटा अपन देखेंगे। इंड्यूस्ड करंट, अगर इंड्यूस करंट अपने को फाइंड करना है I, तो इंड्यूस करंट को बेटा अपन लिख सकते हैं I इक्वल्स टू E/R होता है बेटा रेजिस्टेंस, और ये हमने लिखा 1/R, E को बेटा d∅/dt माइनस d∅/dt, ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है। अगर क्लोज लूप क्लोज है और क्लोज लूप होगा तो उस केस में इंड्यूस करंट E/R, E को अपन माइनस d∅/dt लिख सकते हैं, तो माइनस 1/R d∅/dt, ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है। अगर इंड्यूस करंट के बाद में इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो बेटा पूछा जाए, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो कैसे फाइंड करेंगे। I इक्वल्स टू बेटा क्या होता है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इक्वल्स टू बेटा माइनस 1/R d∅/dt, dt से dt बेटा क्या करेंगे कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला हाँ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर के इक्वल होगा, और उसको अपन कह सकते हैं इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन बेटा आर, ये इंड्यूस चार्ज फ्लो होगा फाई आई हाँ सर। माइनस फाई एफ अपॉन आर। नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमने इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स कर दिया, तो ये हाँ इंड्यूस चार्ज फ्लो है। यहाँ पे फाई आई डेल्टा क्यू इक्वल्स टू बेटा अपन लिख सकते हैं B1 A1 माइनस B2 A2 अपॉन आर के इक्वल होगा, ये डेल्टा क्यू या इंड्यूस चार्ज फ्लो है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर एरिया केवल चेंज हो रहा है तो बी को कॉमन लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। अगर एरिया सेम रह रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो एरिया को कॉमन लिखकर B1 माइनस B2 लिख सकते हैं। अभी बेटा अपन यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ, इसमें बेटा जो EMI चैप्टर है काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम इसमें बनती है ना। आगे देखेंगे इसमें भी काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट है और यूनिक प्रॉब्लम्स का फॉर्मेशन इसमें हो सकता है। तो पहले अपन लेंस लॉ देखते ठीक हैं। है। लेंस लॉ क्या है, तो फर्स्ट बेटा लेंस लॉ दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हमें पूछा जाता है कि लेंस लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, तो अपन कहेंगे लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, is based on energy conservation law। मीन्स लेंस लॉ के अंदर मैकेनिकल एनर्जी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कहेंगे कि जो हमने मैकेनिकल वर्क डन किया वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी दैट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दैट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लेंस लॉ है। अभी लेंस लॉ होता क्या है, तो इसको अगर अपन डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, according to Lenz law, the direction of induced current
the direction of induced current in a closed loop will be in such direction so it will oppose the average causes of the production of the current. The direction of induced current in a closed loop will be in such direction so it will oppose the average causes of the production of the current. देखो क्या कह रहा है, मतलब है एक सिंपल लाइन है और इससे काफी अपन कह रहे कि प्रॉब्लम में अपने को हेल्प मिलती है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस टाइप से होगी, ये जैसे अपन कह रहे कि एक क्लोज लूप है सपोज ये, और हमें पूछा जाएगा कि एक मैग्नेट है, ये जैसे मैग्नेट क्लोज लूप है, दूसरा अपन कह रहे कि ये क्लोज लूप है, ये मैग्नेट है, ये बेटा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है, बताओ बेटा ये जो लूप है उस लूप में करंट की डायरेक्शन किस टाइप से इंड्यूस होगी। सेकेंड केस से नॉर्थ पोल साउथ पोल, अभी नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी। इस लूप के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपने को बताना है। ये अगर साउथ पोल है, ये बेटा नॉर्थ पोल है, अगर साउथ पोल पास में आ रहा है तो डायरेक्शन बेटा ये क्या होगा, किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज हो गया। अगर यही साउथ पोल इस लूप से दूर जा रहा है तो उसका अपोज कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि नॉर्थ पोल हो गया। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ की हेल्प से अपन दे सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे अपने पास एक सर्कुलर कंडक्टर है और यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर अपने रखा है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट आई चेंज हो रही है और आई बेटा के इंटू टी के इक्वल है, टाइम के साथ में करंट इंक्रीज हो रही है और करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, find the direction of induced current find the direction of induced current in the circular loop। सर्कुलर लूप में सर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो अपने को बताना है। यस बेटा सर क्लॉकवाइज होगा ना। सोचो। सर क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया है वो पेपर के बाहर आ रही है। नहीं, वो तो करंट करंट बाहर आ रही आउटवर्ड है, है। करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, हाँ। फील्ड आउटवर्ड नहीं है, करंट आउटवर्ड है। अच्छा 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 अच्छा, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नो, इसमें करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, नो करंट विल इंड्यूस, क्यों? नो करंट विल इंड्यूस, क्योंकि इसमें से इस लूप में से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। देखो जब अपन कह रहे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, सर्कुलर लूप बनेगी, करंट अगर इस टाइप से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है बेटा,
तो अभी जैसे करंट आउटवर्ड प्लेन के बाहर आ रही है, तो इसकी जो फील्ड है वो ऐसे होगा। ये बेटा हाँ अपन कह रहे कि फील्ड है, क्या ये फील्ड इसके एरिया में से पास हो रहा है? भाई फ्लक्स होता है बी डॉट ए, और यहाँ पर बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, हाँ एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 और 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो क्या अपन कह 0। रहे हैं कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो जीरो है, और फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है सर। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे अपने पास एक सर्कुलर लूप है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, और अपने को पूछा गया है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी। इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी वो अपने को बताना है, और करंट टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि करंट कैरिंग बेटा कंडक्टर है, और उसके कारण फील्ड है, वो फील्ड अपन कह रहे कि सर्कुलर लूप के अंदर होगी, और अपन कह रहे कि इस पी क्यू वायर के नीचे अगर पॉइंट है तो फील्ड आउटवर्ड होगा, पी क्यू पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट है तो फील्ड, सॉरी, पी क्यू पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है तो वहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगा, क्रॉस है। और अपन कह रहे कि आउटवर्ड कोई पॉइंट, अपवर्ड कोई पॉइंट है तो वहाँ पे फील्ड आउटवर्ड होगा। फील्ड आउटवर्ड है तो मैं इसको, और वो फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। तो जो बैक फ्रंट है, बैक फेस जो होगा इस लूप का, वो बेटा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो फ्रंट वाला जो है वो एज अ साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप एट ए टाइम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। एक फेस अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस साउथ पोल होगा। ये बेटा इसकी डायरेक्शन है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन जो हाँ जेई सर। जेई में पूछा गया था, ये जैसे अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, अभी बेटा इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है किसी वेलोसिटी v से इसके पास से मूव कर रहा है, और अपने को ये जैसे पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है, और अपने को पूछा गया है कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वो डायरेक्शन अपने को फाइंड करना है। ये बेटा जेई में पूछा गया क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास में आएगा मैं ये कह सकता हूँ करंट इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन पास में हाँ आएगा सर। तो हम कह सकते हैं करंट इंक्रीज हो रही है। तो जब अपन कह रहे कि P2Q है, और P2Q में अपन कहेंगे कि एक करंट इंक्रीज हो रही है, मतलब फील्ड इंक्रीज होगा। फील्ड इंक्रीज होगा तो अपन कह सकते हैं कि बेटा फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा P2Q में। तो जब P2Q इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तब अपन कह रहे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर। और जब Q2R रीजन में इलेक्ट्रॉन है, Q से R जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो क्या होगा? करंट डिक्रीज होगी, डिक्रीज। और करंट जब डिक्रीज हाँ हो रही है तो अपन कह रहे कि हम ये कह सकते हैं नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, और नॉर्थ पोल जब दूर जाएगा तो उस केस में अपन कह रहे कि करंट है, मतलब वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा बेटा। पी क्यू में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्यू आर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लियर? हाँ